नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास जो है वो आपके नाइन्थ क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और ये साइंस की क्लास है। नाइन्थ क्लास के लिए आई थिंक ये पहली क्लास होगी और इसमें हम फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है वो कवर करेंगे, मोशन। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है आइडियल क्लासेस फॉर 9 to 12, इसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी भाई बंधु हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक दूसरा चैनल है आइडियल क्लासेस। ठीक है, लोगो आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारा लोगो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप सभी बच्चे पूरी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही जज करने का प्रयास ना करें, आप पूरी क्लास एक बार अटेंड करें। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ बेहतर ढंग से समझ आ रहा है तो आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज एज यू विश। चलिए, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक एक चीज़ यानी ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जाए और क्लियर किया जाए, कोई डाउट बचे ही ना। ठीक है, और बहुत जल्द ही ज़्यादा ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर हम लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे। अभी रिकॉर्डेड चल रहे हैं, आगे लाइव करेंगे। चलिए, तो चैप्टर का नाम है बेटा मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए मोशन। ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मोशन। बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, बहुत ही इत्मीनान से समझते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल क्लास में बने रहिए पूरे पूरे तन मन के साथ, धन हमें चाहिए नहीं। ठीक है, चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रोड है। ठीक है, इस पर एक वस्तु है, कोई भी कार है, कुछ भी है, वो जा रही है इस डायरेक्शन में। पहले वो ए पर थी, अब यहाँ पर हमने कोई प्लांट यानी पौधा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले ली। ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आपके पास, राइट। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो पहुंच जाती है रीज एट बी, एंड नाउ अब ये पहुंच गई है सी पर। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, आप एक चीज़ देखिए बेटा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर वस्तु, ये मोशन नहीं कर रही है, राइट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है? मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो पॉइंट ये है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज मोशन, a body said to be in motion when the position of object continuously change with respect of time, right। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी a body said to be in motion, said to be in motion when its position continuously change with respect of time, respect of टाइम। यानी कि अगर किसी वस्तु की पोजीशन समय के अनुसार बदलती रहे, चेंज होती रहे, तो उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इट्स सेड टू बी इन मोशन। मैंने क्या बोला? व्हेन अ बॉडी a body said to be in motion, या when the position of an object with respect to stationary object is continuously changed with respect of time, it is called motion। ठीक है, या it is called moving object। जब किसी वस्तु की पोजीशन समय के अनुसार निरंतर बदलती रहे तो ये कहा जाएगा कि वह वस्तु क्या है? मोशन में है। ना, अब अगर हम बात करें कि ये तो हमने हो गया कि भाई मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है तो इट्स सेड टू बी इन रेस्ट, राइट। मोशन क्या हुआ? मोशन है आपका इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड मोशन, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है,
टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू स्पीड। ठीक है, तो स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, और ये आपके बुक में दिए हैं, सिलेबस में है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे आते हैं बेटा। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं, देखते हैं बेटा क्या है यूनिफॉर्म मोशन। चलो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन a moving object, a moving object covers equal distance, equal distance in equal interval, equal interval of time, it is called uniform motion, uniform motion। क्या बोला बेटा मैंने? डेफिनेशन क्या बोली? मैंने बोला व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ये कहा जाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने क्या बोला? व्हेन a moving object covers equal distance in equal interval of time, it is called, it said to be in uniform motion, yeah, it said it is called uniform motion, it is known as uniform motion। For example, suppose that an object start from a, an object, एक ऑब्जेक्ट है जो a से स्टार्ट कर दिया and reached at b, covers 200 meter distance in 5 seconds, right? 5 seconds। And another, now he reached at c, another 200 meter in 5 seconds, and after then reached at d, next 200 मीटर इन 5 सेकेंड, एंड सो ऑन, आगे भी। ठीक है, अब जरा पॉइंट समझो। यहाँ पर हमने क्या बोला? पहले वस्तु ए पर थी, ए से बी तक गई, 200 मीटर डिस्टेंस कवर की, 5 सेकेंड लिया, बी से सी तक गई 200 मीटर में 5 सेकेंड, एंड सी से डी तक गई 200 मीटर इन 5 सेकेंड। अगर हम यहाँ पर एक चीज और नीचे कॉलम बनाऊं, स्पीड में कंपैरिजन करते हैं, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 को अगर बेटा मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20 होता है, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। ए टू बी, अगर बी टू सी देखेंगे तो बेटा ये भी वही स्पीड आएगी 40 मीटर पर सेकेंड, और सी टू डी देखेंगे तो भी इसकी स्पीड आएगी 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक चीज समझ आ रही है कि यूनिफॉर्म मोशन में, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी वस्तु की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। इट मीन्स कि वो चेंज नहीं होती है। बात समझ आई? यहां पर देखिएंगे आप, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक गया तो 200 मीटर डिस्टेंस तय की, बी से सी तक 200, सी से डी तक इक्वल टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से हम आगे अगर चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा क्या है नॉन? सेकेंड इज, ये शायद हल्का दिख रहा होगा बहुत, कलर यही ले लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जरा ध्यान से समझो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है?
when an object covers unequal distance in equal interval of time, राइट। क्या बोला? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, it is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नॉन यूनिफॉर्म में अगर बात करता हूं, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट is not change। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब क्या बोला? या इज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं हम। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंज, यानी बदलती रहती है, इज चेंज। ठीक है, परिवर्तित होती रहती है, सेम नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट ए लिया और ए टू बी तक कोई वस्तु गई है, वो 200 मीटर, मूविंग ऑब्जेक्ट है, 200 मीटर डिस्टेंस कवर की इन 5 सेकंड में, एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में वो सी तक जाती है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, एंड अगेन 300 मीटर इन 5 सेकेंड। क्लियर है बात? सी एंड डी। अब यहां पर देखो, स्पीड की अगर हम बात करते हैं बेटा, स्पीड अगर हम कैलकुलेट करते हैं इनकी, अगर स्पीड देखते हैं तो यहाँ 200 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो कितना आएगा? ये 40 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ बी टू सी, 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड 300 डिवाइडेड बाई 5 देन 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है? द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंज। यहाँ पर क्या है? नियमित रूप से जो स्पीड है वो बदल रही है। यही डिफरेंस है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इज इट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एट फर्स्ट इज in uniform motion the speed always remains constant, non uniform motion the speed of object continuously change, निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है? in uniform motion the moving object cover equal distance in equal interval of time, but in non uniform motion मूविंग ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। समय समान होगा लेकिन ये डिस्टेंस अलग अलग है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये वाली जो है ये कछुए की चाल है, ये है कछुए की चाल। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो है आपका खरगोश की चाल। ये क्या है? ये खरगोश की चाल है भाई। ठीक है, ये खरगोश की चाल है और ये कछुए की चाल है। समझ आ रही है? क्योंकि कछुआ क्या करता है? कछुआ निरंतर एक स्पीड से चलता रहता है। अब वो कहानी तो सुनी होगी आपने। और खरगोश क्या करता रहता है? पहले भागेगा, फिर रुक जाएगा, कभी बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। तो वो अक्सर कहानी है कि कछुआ ही रेस में जीतता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि खरगोश जो होता है वो दौड़ लगाता है, रुक जाता है, और जीतता वही है जो निरंतर अपनी स्पीड को बनाए रखता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी पे। मैं यहाँ फिजिकल क्वांटिटी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की नीड होगी, तो मैं थोड़ा सा इन्हें बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जरा उन्हें समझ लेते हैं। क्वांटिटीज़, राइट, फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए, अब आपको पहले ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन या थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, तब आ जाएंगे स्केलर एंड वेक्टर पे। लेकिन उससे पहले ये समझ लो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं।
तो कोई भी क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, यानी फिजिक्स के अंदर वो क्वांटिटी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, उस दो चीज़ें निर्भर करेंगी। नंबर वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो उसकी क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एंड सेकंड इज यूनिट। ये दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर ये किसी भी चीज़ के अंदर ये दो चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आपके घर से, ये आपका घर है और इस घर से आप आइडियल क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, जरूरी नहीं किसी और में कर रहे हो भैया, ठीक है, आप आइडियल क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने बोला इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो किसी बच्चे ने आंसर दिया, किसी बच्चे ने आंसर दिया कि भाई 200 है, उसने बोला 200 है। मैंने बोला 200 क्या, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ तो बोला सर 200 मीटर है। तो यहाँ पर क्या है, 200 जो है वो क्या है, इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड एम मीटर जो है इज यूनिट, राइट। तो अगर मैं बात करूं इसमें डिस्टेंस के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। सो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये, मैंने जो एग्जांपल लिया कि भाई मैंने बोला कि आपका घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये योर होम है, ठीक है, ये क्या है, योर होम, आपका घर। आपके घर से आइडियल क्लासेस के बीच की कितनी दूरी है, तो एक बच्चे ने आंसर दिया सर जो डिस्टेंस है आप घर से, मेरे घर से आइडियल क्लासेस की, वो 200 मीटर है। या 200 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एम इज यूनिट, मीटर इज यूनिट। सो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। चलिए, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल। मैंने बोला कि भाई सोहन बाबू आप जाइए शॉपकीपर के पास। सोहन बाबू गए शॉपकीपर के पास, किसके पास गए भाई, दुकानदार के पास गए। और दुकानदार से मैंने बोला कि भाई वहाँ पे जाके आपको मिल्क लेके आना है, दूध लेके आना है, ठीक है। सोहन गए, सोहन ने बोला, दुकानदार से जाके बोल दिया कि, क्या बोला कि 1 लीटर, जो 1 लीटर क्या दे दो भाई, मिल्क दे दो ना, 1 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे जो एक है वो क्या है, आप समझ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। एक जो है वो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और लीटर जो है वो क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। तो ये जो 1 लीटर है वो पूरा है क्या, उसका वॉल्यूम होता है, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम क्या है, तो जो वॉल्यूम है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक अंकित नाम का बच्चा है और उसे हमने भेजा कि बेटा जाओ शुगर लेके आओ। अब दुकानदार के पास गया, उसने बोला, भाई क्या बोलोगे, ऐसे ही तो बोलोगे, उसने बोल दिया कि 40 kg शुगर दे दो, प्लीज गिव मी 40 kg शुगर, ठीक है। तो यह 40 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड केजी क्या है, यूनिट, राइट। तो अब बात आई है क्या है, ये होता है उसका क्या, मास, भाई मास ही तो है। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगेन जो मास है वो क्या है, जो मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। समझ आ गई बात? तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज एग्जांपल करके समझाई। चलिए अब आ जाते हैं क्वांटिटी में। तो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी समझा दी। अब दूसरा आगे चलते हैं, इनको डिवाइड किया जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में। नाउ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अब हमारे पास दो आ गई, एक आ गई स्केलर और दूसरी आ गई वेक्टर। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो हमें चेक करना है मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और दूसरा अब हमें चेक करना है बेटा डायरेक्शन। किसी किसी में डायरेक्शन की नीड होती है, किसी किसी में नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, ठीक है। टू कैलकुलेट एनी स्केलर क्वांटिटी देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ किसकी नीड होगी, ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा।
अब ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल द्वारा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला डिस्टेंस, तो अभी मैंने बोला था कि डिस्टेंस की बात करी, मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मापनी है, इतना, ये ए है और ये बी है, कोई दो प्लेस हैं, तो आप सिंपल सा फीता लेंगे या अपना मीटर लगाएंगे, माप लेंगे, इसमें कोई भी डिस्टेंस की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मीटर है या फिर मास, भाई हमने बोला ये सामने वस्तु रखी कितने किलोग्राम की है, तो आप तराजू पे रखेंगे तौल के बता देंगे, इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं है। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, किसी की हाइट हो गई या लेंथ हो गई, हालांकि ये भी सब डिस्टेंस में आती है, एटसेट्रा ईटीसी, ये सब क्या है, ये टोटल जो है, या स्पीड हो गया, तो स्पीड क्या है, ये सब आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो है बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्यों, समझो जरा, डिस्टेंस अगर मापना है तो डिस्टेंस के लिए किसी डायरेक्शन की नीड नहीं है। हमने पॉइंट वही बोला कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड की नीड होती है, बट डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। या बोल सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी बे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें मापने के लिए, फॉर मेजर देम देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, उनके मापने के लिए क्या होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी उन्हें क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टू मेजर द वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नीडेड, या कंपलसरी, दोनों ही मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। समझ आ गई बात। तो अब अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि सब मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ाया जाएगा। दूसरा वेलोसिटी है, फोर्स है ना, इसके अलावा और बताओ, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, एटसेट्रा ईटीसी, ये सब क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। जरा मैं समझाता हूँ वेक्टर क्वांटिटी में कैसे नीड होती है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है किसी को, और इसको हमने इस डायरेक्शन में क्या किया, पुश किया। तो आपको पता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो समझ ले, वैसे तो पढ़ा ही होगा 6-7 क्लास में कहीं ना कहीं। अब पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, इट मीन्स अगर हमने इसे पुश किया है तो ये क्या है, ये फोर्स ही तो है। तो आप कहेंगे सर यस सर, ये फोर्स ही है। अगर ये फोर्स है तो आप एक चीज समझो जरा, अगर हमने इसे इस डायरेक्शन में पुश किया है तो इसका मतलब इसकी ये वाले मूवमेंट होगी, अर्थात ये इस डायरेक्शन है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है या नहीं है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा। तो फोर्स में कितना फोर्स लगाया, यानी वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड हो गया। और दूसरा क्या होगी, इसमें इंक्लूड होगी कि किस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो डायरेक्शन भी आ गई साथ में, यानी कि फोर्स में दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जो फोर्स है वो आपकी क्या है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत बार इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है बेटा। क्या है डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्स by moving object, the length of path covered by moving object is called distance, right। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस जो है वो क्या है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्स बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब जरा समझते हैं, मान लीजिए ए पर कोई वस्तु ए पर थी और ए से उसे यहाँ बी पर पहुँचना था। चलो ये तो हमारा बस डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये ए पर थी और बी पर पहुँचना था। तो उसके पास एक रास्ता ये जाता है किसी गांव से होते हुए ऐसे घूम के,
इसकी डिस्टेंस है टोटल 17 किलोमीटर, और एक रास्ता जाता है ऐसे करके ये वाला, जिसमें ये पड़ता है 6 किलोमीटर और ये पड़ता है 5 किलोमीटर। तो ये टोटल जो हो गया ये फर्स्ट पाथ है और ये है आपका सेकंड पाथ, राइट। तो ये अगर हम डिस्टेंस की बात करें वो ए से बी तक, देखो पहले वाले पाथ पे अगर वो जाता है तो भाई ये यहाँ से लेकर इस पाथ की जो भी लेंथ होगी वो कहलाएगी क्या, दोबारा बना देते हैं, ऐसे आया यहाँ और यहाँ पहुंच गया, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला, ये 17 किलोमीटर है। तो अगर हम बोलेंगे कि डिस्टेंस इन फर्स्ट पाथ, पहले वाले पाथ में जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी बेटा 17 किलोमीटर। अगर कोई वो सेकंड पाथ से जाता है, दूसरे वाले मार्ग से जाता है, तो उसकी डिस्टेंस आएगी 6 + 5 यानी 11 किलोमीटर, राइट। तो बहुत सिंपल है कि डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्स बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है दो अलग अलग पोजीशन है। जैसे कोई वस्तु यहां से मूव कर रही थी तो ये कहलाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन। मैं इसी में समझा रहा हूं, ध्यान समझो। ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, और ये है इसकी फाइनल यानी अंतिम पोजीशन, फाइनल पोजीशन, राइट। समझना ध्यान से, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, पहले वो ए पे था और बी पर पहुंचा तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, अब ये मान लो डिस्टेंस पड़ रही है 9 किलोमीटर डायरेक्ट सीधी ली, तो यही है आपका ये एग्जांपल में ए टू बी, यानी कोई वस्तु ए से मूव करना शुरू की, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच्ड एट बी, तो ए से बी पर पहुंची ना, वो किस रास्ते से गई उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए जिस पाथ से होकर जाएगी उसकी लेंथ जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट चाहे इस पाथ से जाए चाहे इससे जाए, डिस्टेंस बदलेगी, पहुंचेगी तो बी पे ही ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन बोथ पाथ्स, दोनों ही पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 9 किलोमीटर, और यहाँ डायरेक्शन भी आएगी ए टू बी, यही तो इंपॉर्टेंट है। ए टू बी है, ये डायरेक्शन है, ये बता रहा है कि वस्तु ए पर थी और बी पर पहुंची, वो किस डायरेक्शन से जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए डिस्टेंस जो होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, ये ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ये सदैव पॉजिटिव होगी। इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकती है, ये मान लो कोई वस्तु चला ही नहीं, खड़ा बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो किसी ने लिख दिया 9 किलोमीटर बी टू ए, तो वो माइनस में 9 लिखना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जीरो कब होगा, कहोगे सर जीरो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। मान लो यहां से ए से किसी वस्तु ने चलना शुरू किया और ए से चलते चलते, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, यहां से ए से चलना शुरू किया और इस वाले मार्ग से आके वापस बी पे ही यहीं आ गया। अब ये ए और बी दोनों पॉइंट सेम हैं, इस केस में डिस्टेंस तो होगी इस वाले मार्ग की लंबाई, मान लो ये वाली लंबाई 20 किलोमीटर है, तो ये पता क्या है, ये डिस्टेंस होगी बेटा, क्या होगी, जो लेंथ ऑफ पाथ होती है वो डिस्टेंस होती है। चूंकि इसके इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम हैं, तो इस केस में यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो। समझ आ रही है बात, क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, वो ए से शुरू किया और वापस घूम करके ए पे ही आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि हमें फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही तो चाहिए। ठीक है भाई, आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये समझाया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है।
अगर इनमें अंतर आता है तो आप इजीली लिख पाएं। दोनों का यूनिट सेम होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है। मीटर के अलावा अदर यूनिट जैसे डिस्टेंस के जो होते हैं किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो सब इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका यूनिट होता है वो मीटर होता है, दोनों का ही। ठीक है भाई, चलो अब एक टर्म समझ लेते हैं, स्पीड। आपके सिलेबस में भी है स्पीड एंड वेलोसिटी भी है, दोनों ही बता देंगे हम। अब अगर आपकी इच्छा हो तो लो दोनों एक साथ कर देंगे। स्पीड, स्पीड क्या है बेटा? स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, distance covered by moving object in per unit time is called distance, is called distance, सॉरी स्पीड। क्या कभी कभी हो जाता है बेटा, हम सोच कुछ रहे होते हैं पर लिख कुछ देते हैं। क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। मैंने क्या बोला बेटा? हमने बोला द डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। यहाँ पर टाइम लगा दिया। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम या टाइम टेकन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें लिखना हो कि क्या होता है डिस्टेंस मतलब स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आएगा? स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यानी s इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है भाई। और अगर यूनिट निकालना हो तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, राइट। तो डिस्टेंस, अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर, ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम। और अगर हमें निकालना है कोई वैल्यू तो मैं क्या करेंगे? डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी, वेलोसिटी में बस वही चीजें जुड़ जाती है, क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, या स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब कोई वस्तु डिस्टेंस कवर करती है तो उसे वेलोसिटी कह दिया जाता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी अगर हमें निकालना है वेलोसिटी तो फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन क्या आएगा? टाइम टेकन, टाइम टेकन। यानी वेलोसिटी v इक्वल्स टू, इस पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं d वेक्टर और अपॉन टाइम t। ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा बेटा, यूनिट क्या आएगा इसका? इसका जो यूनिट आएगा द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आ गया आपका, देखो मैंने इस तरीके से करा दिया कि अगर आपको डिफरेंस भी लिखने को आए तो आप डिफरेंस भी लिख पाए। ठीक है। ये आपका स्पीड है, ये क्या है? वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंसेस क्या है वो भी बता दिया, और उनकी क्या डेफिनेशन है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने आपको वो भी क्लियर करा दिया। ठीक है भाई, बोलिए। चलिए
तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे अब अगर हम क्वेश्चन करें, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, अ बस ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 5 hours, 200 किलोमीटर इन 5 hours, कैलकुलेट इट्स स्पीड। यहाँ ब्रेक में लिखा है इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया हमने। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से समझो कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसमें कहा गया एक बस है, अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर इन 5 hours। एक बस है जो 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड बताओ, वो भी मीटर पर सेकंड में। सॉल्यूशन देखो कैसे किया जाएगा आपको, ताकि समझ आए सॉल्यूशन क्या है। तो हमें सबसे पहले निकाल, डिस्टेंस दी गई वो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा करो ये सारी चीज़ें। डिस्टेंस बराबर है 200 किलोमीटर, राइट। एंड टाइम, जो टाइम टेकन है, कितना समय लिया उसने, जो टाइम टेकन है वो है 5 hours, यानी 5 घंटे। तो अगर टाइम टेकन 5 hours है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस कितना है 200 अपॉन क्या आएगा ये 5। तो अगर मैं यहाँ से 5 से काटूंगा तो 5 4 जा 20 और एक 0, यानी ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। अब हमें इसे चेंज करना है इन, किसमें लाना है, मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, इन मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड में लाते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखो 40 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में अगर हम मीटर की बात करें तो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये आ गया 5। अब ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड में। देखो वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग कई बार लिखते हैं, बोलते हैं, तो क्या है आपको समझो, आपको अपना मेथड आना चाहिए। अदरवाइज अगर किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड दी है और इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 5/18 ही हो जाएगा, 0 से ये 0 कटेंगे तो 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से काटोगे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। देखो हो गया 3 6 जा 18 और ऊपर 5, तो ये वही आ गया ना 40 × 5/18। ठीक है भाई, अब इसे काट पीट कर लो तो ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसे काटोगे तो ये 9 टाइम्स कटेगा 2 से, और ये 20, और 20 से गुना करो ऊपर 20 पंच 100 हो जाएगा, और 100 बटे आ जाएगा ये 9। तो ये आ जाएगा 11.11 करीब कुछ आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो ये था एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आपको आज के क्लास में हमने जो जो चीज़ें करा दी हैं वो क्या क्या है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं स्लाइड में 1/1। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट स्लाइड। एक तो हमने आपको मोशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने किया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपका हो गया, राइट। एंड उसके बाद क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हमने विद एग्जांपल एक एक चीज़ समझ ली है। उसके बाद हमने समझा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। एंड देन हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लिया, और उसके बाद हमने आपको स्पीड एंड वेलोसिटी करा दी, और स्पीड से रिलेटेड एक आपको मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दिया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो मैंने आज पॉइंट कराए हैं वो समझ आए होंगे। यदि आपको लग रहा है कि आपकी क्लास बेहतर ढंग से चल रही है, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन क्लिक करेंगे। क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, और एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कराने का वादा है, और आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा। आप जो टॉपिक बोलेंगे वही टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि क्लास कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।